हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 13th लेक्चर है। इसमें आज हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के कर्व का डिस्कशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग नोट करना स्टार्ट करें। देखिए, जब कोई हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे आपने y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट किया, तो उसमें जो स्लोप होता है वो आपको मालूम है dy बाई dx होता है। तो अगर हम PV कर्व प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो उसमें जो स्लोप होगा वो dp बाई dv होगा। ठीक, तो उसी से हम स्लोप निकालेंगे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का। आपको मालूम है आइसोथर्मल की जो इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और जो एडियाबेटिक की इक्वेशन है वो PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसलिए दोनों के जो कर्व हैं वो एक जैसे ही बनते हैं, केवल उसमें स्लोप का डिफरेंस है पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप नोट करना स्टार्ट करें। स्लोप आप हेडिंग डालें, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व। ठीक, फिर नीचे नोट करें स्लोप ऑफ बोथ द कर्व इज गिवन बाई dp बाई dv। जैसे dy बाई dx, वैसे यहाँ पर dp बाई dv है। y वर्सेस ये p वर्सेस v ग्राफ प्लॉट होगा, तो dp बाई dv से हम जो है वो स्लोप को शो करेंगे। ठीक, जो पीवी कर्व आपने ड्रा करते हैं वो गिवन मास के लिए हैं। ठीक, पीवी कर्व फॉर गिवन मास यहाँ पर नोट कर देना। फिर आइसोथर्मल के लिए देखिए, ये पीवी कर्व आपको मालूम है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है। इसमें हमने दो टेम्परेचर T1 और T2 के लिए दोनों ही कर्व आइसोथर्मल के हैं। ठीक, नेचुरल है कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा, T1 का एरिया अंडर कर्व भी ज़्यादा होगा। इक्वेशन आपकी जो आइसोथर्मल की है वो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। ठीक, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो इससे dp बाई dv मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट आप करें तो प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन p, सेकंड v का डेरिवेटिव dv, फिर सेकंड फंक्शन v और p का dp और कांस्टेंट का 0। इससे dp बाई dv निकाल लें। यहाँ पर हमने ये आइसो लिखा है, आइसोथर्मल ने ये माइनस p अपान v के इक्वल आ गया। इसका मीनिंग है कि किसी भी ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट A ले लिया, तो इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लें, इस पॉइंट का वॉल्यूम ले लें। ठीक है, तो उनको डिवाइड करके ये यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा आपको p अपान v। ये स्लोप नेगेटिव में है, क्योंकि जब आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो इसका स्लोप आएगा ये थीटा, ये ग्रेटर देन 90 है, इसलिए स्लोप नेगेटिव में होगा। ठीक इसी तरह से अब एडियाबेटिक का स्लोप निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन होती है PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दें। P को फर्स्ट फंक्शन लिया है, V पावर गामा में गामा पहले नीचे लिखें, फिर पावर एक रिड्यूस करें, गामा माइनस 1 और V का dV। फिर सेकंड फंक्शन dV ये ले लिया है, फर्स्ट फंक्शन P का dP। इससे आप dP बाई dV निकालें। यहाँ V पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, मैथमेटिकली चेक कर लें। तो यहाँ अब हमने इनको सेपरेट कर लिया, V पावर गामा आपके कैंसिल हो जाएंगे और V पावर जो -1 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपका जो एडियाबेटिक का जो स्लोप है dp बाई dv वो माइनस गामा टाइम्स p अपान v हो जाएगा। ठीक, अब दोनों स्लोप को कंपेयर करें तो गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो दोनों डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करें तो dp बाई dv ये एडियाबेटिक लिखा है शॉर्ट में, अपान dv बाई dv आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा होगा, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब है कि dp बाई dv जो एडियाबेटिक का है, यानी एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। या हम ये भी लिख सकते हैं कि एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ठीक, अब ये दोनों ही कर्व को 11th में ये बहुत आता है, जरूर ध्यान रखें इस डेरिवेशन को। अब दोनों ही कर्व को हम एक ही ग्राफ पर बनाएंगे, एक बार एक्सपेंशन पर और एक बार कंप्रेशन के लिए। तो हमने पहला कर्व बनाया एग्जाम्पल यहाँ एक्सपेंशन के लिए। ठीक, तो एक्सपेंशन में ये दोनों कर्व बना दिए। एक ही पॉइंट से एक्सपेंशन स्टार्ट करें क्योंकि हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो A से B एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया A से C। इसमें से जो ऊपर वाला कर्व है वो आइसोथर्मल होगा, नीचे वाला कर्व एडियाबेटिक होगा। यहाँ पर स्लोप से आप चेक कर लें। आप किसी पर्टिकुलर PV पर अगर आप यहाँ पर स्लोप ड्रा करते हैं तो देखिए निगेटिव में ध्यान रखना, इनके दोनों के स्लोप नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव में जो वैल्यू होती है टेन थीटा की वो माइनस में होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू टेन थीटा की माइनस में होगी। तो यहाँ पर जो थीटा है, वैसे तो स्लोप हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से लिया जाता है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 इसके लिए भी है और एडियाबेटिक के लिए भी ग्रेटर देन 90 है, यानी दोनों के स्लोप नेगेटिव होंगे। इसीलिए फार्मूला में दोनों में माइनस आ रहा है। dp बाई dv यहाँ भी माइनस है और उसमें भी माइनस आ रहा है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना, हम इसमें मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। 10 पाई की वैल्यू 0 होती है,
और 1090 से जब आप थोड़ी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी होगी, वैल्यू नेगेटिव से होकर धीरे धीरे इंक्रीज होकर जीरो हो जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी चेक करें फिजिक्स में ध्यान रखना ये चीज कि स्लोप जो होता है जिसका एंगल माइनस एक्स एक्सिस से ज्यादा होगा उसका स्लोप जो है यहाँ पर चेक करें उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो जब एडियाबेटिक का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो स्लोप आ रहा है ये एंगल थीटा 1 ये नेगेटिव में है और ये जो स्लोप आ रहा है थीटा 2 इसमें थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, इसलिए एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा आइसोथर्मल के कर्व से। ध्यान रखना नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा आएगा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड ले लें माइनस हटा दें उसको वो उसका स्लोप ज्यादा मानेंगे। तो एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होता है, ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं। इसलिए एक कर्व नीचे वाला एडियाबेटिक होगा और ये आइसोथर्मल होगा। ये लाइन हमने डॉटेड ड्रॉ की है, ध्यान रखना। ठीक, कर्व केवल ये दो हैं यहाँ पर। ठीक, पीबी कर्व है। ये दोनों कर्व में आप देखें तो नेचुरल है कि जो ऊपर वाला कर्व बना है आइसोथर्मल उसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा और पीबी कर्व में एरिया अंडर कर्व वर्क डन को शो करता है। इसका मतलब एक्सपेंशन के टाइम पर फॉर सेम एक्सपेंशन में एक्सपेंशन सेम हुआ है, वॉल्यूम जहां तक एक्सपेंड किया है वो सेम है, इनिशियल वॉल्यूम सेम है, वर्क डन इन आइसोथर्मल कर्व इज मोर देन एडियाबेटिक कर्व होगा। ठीक इसी तरह से इसका रिवर्स होगा कंप्रेशन में। कंप्रेशन में एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और यहाँ पर ये कंप्रेस कर दिया, एक लाए हम ए बी कर्व दूसरा ए सी कर्व। अब इसमें आपने टेंजेंट डाला है, इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो एंगल ये आएगा नेगेटिव साइड में और यहाँ पर एडियाबेटिक में जब आप स्लोप डालेंगे तो एंगल ये आएगा। यहाँ नेचुरल है कि एंगल जो आइसोथर्मल का आ रहा है ये आपका ये वाला एंगल और ये जो कर्व आ रहा है यहाँ ध्यान दें एडियाबेटिक का एंगल ज्यादा आ रहा है और आइसोथर्मल का एंगल जो है वो कम आ रहा है। यानी ये थीटा 2 ले लें तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है नेगेटिव साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाला कर्व एडियाबेटिक होगा, नीचे वाला कर्व आइसोथर्मल होगा। आप ऐसे एक्सटेंड करके टेंजेंट डालकर एक्स एक्सिस से इसको चेक कर लें। इनको अच्छी तरह से लर्न करना। एक्सपेंशन में ऊपर वाला कर्व आइसोथर्मल है, नीचे वाला एडियाबेटिक और इसमें रिवर्स है। इसके बाद हमने जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होते हैं उनको एक ही कर्व पर कंपेयर किया है। ये चूंकि एडियाबेटिक की जो इक्वेशन है उसमें गामा आता है और गामा आपका पॉली एटॉमिक डाई एटॉमिक मोनो एटॉमिक के लिए अलग अलग होता है, तो नेचुरल है कि दोनों के कर्व की जो आपका स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये तीन हमने बनाए हैं, एक पॉली एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। तो यहाँ पर चेक कर लें आप, जो सबसे ज्यादा आपका स्लोप आ रहा है वो इस पॉइंट पर मोनो के लिए आएगा। ठीक, एक्सपेंशन है, जैसे यहाँ पर एक्सपेंशन था एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा था आइसोथर्मल का कम था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर नीचे वाले जो कर्व है इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ऊपर वाले का सबसे कम है और मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए नीचे वाला जो ग्राफ बनाया गया ये मोनो एटॉमिक का है, दूसरा डाई एटॉमिक का है और ऊपर वाला पॉली एटॉमिक का है। यहाँ पर हमने जो आपके प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और ये आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस ये एक ही में बना दिए हैं। उनका पीबी कर्व है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बाकी ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ये दो कर्व बना दिए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप चेक करें इसमें हमने नेक्स्ट हेडिंग डाले आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर ही हमने लिख रखा है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है सिंबल उसका बी था, ये हमने यहाँ नोट कर रखा है। और इसमें आपका चेंज इन प्रेशर यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिसिटी। स्ट्रेस को हम जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं तो वहां पर ध्यान दें स्ट्रेस को डीपी लिखा है, यानी डेल्टा पी को डीपी लिख दिया है और वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है वो डेल्टा वी अपॉन वी होता है, तो इसे डीवी बाई वी लिखा है। ठीक, इसको ठीक से यहाँ पर लिख दें फार्मूले को, वी को आप न्यूमरेटर में लिए जाएं तो ये माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस के लिए टेम्परेचर, ये आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए हमने टी लगा दिया है। ठीक, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी, यहाँ माइनस डीपी बाई डीवी। ये डीपी बाई डीवी की वैल्यू हम आइसोथर्मल के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि माइनस पी अपॉन वी के इक्वल थी, तो वो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दें तो आपका ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। इसका मतलब है कि
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल के प्रोसेस के लिए प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक इसी तरह से ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट में फार्मूला आया था। इसी तरह से एडियाबेटिक के लिए जो है वो dp बाई dv की वैल्यू माइनस गामा टाइम्स p अपान v थी। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वॉल्यूम को कैंसिल कर दे, गामा p आ गया। इसका मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो गामा p के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये भी डेरिवेशन हो गया कि बल्क मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो एडियाबेटिक की जो है इज इक्वल टू गामा टाइम्स होगी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल की। ठीक, इसके बाद हमने जो दो प्रोसेस और होते हैं, एक आइसोबारिक प्रोसेस और दूसरा आइसोकोरिक, उनके लिए भी बना लिया। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ध्यान दें, जो पीवी कर्व है उसमें तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली, जो कि वॉल्यूम के एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन इसको निकालने के लिए पीवी इज इक्वल टू आर टी का यूज करें, तो यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी अपान टी इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ठीक है ना, ये वीटी कर्व बनेगा किसका, आइसोबारिक का। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अगर पीटी कर्व बनाना चाहें तो वो इसी शेप का बनेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तीनों कर्व आप बना सकते हैं, पीवी, पीटी और वीटी। ठीक है ना, पीटी भी बन जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, बाकी हम तीनों इक्वेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं कि जो डेल्टा क्यू है उसमें प्रोसेस का नाम डाला जाता है। प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक, इसलिए एनसीपी डेल्टा टी। ठीक, और आइसोकोरिक ये जो आइसोबारिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक ही फार्मूला है, एनसीबी डेल्टा टी, प्रोसेस चेंज हो। वर्क डन का फार्मूला पी डेल्टा वी होता है, ये V2 माइनस V1 या फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक इसी तरह से ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बना दी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर आप पीटी कर्व बनाएंगे तो पीवी इज इक्वल टू आरटी की हेल्प लें, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी प्रोपोर्शनल टू टी होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ओरिजिन से पासिंग थ्रू। ठीक है, और अगर वीटी बनाएंगे तो ये बन जाएगा। बाकी ये रह गया आपका डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का हमने फार्मूला, चूंकि इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा क्यू जो बनेगा वो एनसीवी डेल्टा टी बनेगा। ठीक, और आपको मालूम है कि जो डेल्टा यू है उसका फार्मूला भी एनसीवी डेल्टा टी होता है। और वैसे भी जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें कोई वर्क डन नहीं होता है। जब वर्क डन नहीं होगा तो इसका मीनिंग हुआ कि डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पर इक्वल होंगे और वर्क डन यहाँ पर 0 होगा। ठीक है ना, अब आप उसमें आगे हेडिंग डालें, नोट करें जरा, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज। डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज। कॉलम बना लें, एक तरफ लिख दें पहले कॉलम में आइसोथर्मल और दूसरे में एडियाबेटिक। कॉलम बना लें, एक तरफ लिख दें आइसोथर्मल और दूसरे में एडियाबेटिक। हाँ, हाँ, ये P बाई टी स्लोप हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो T को यहाँ डिवाइड कर लें तो P अपान टी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट V अपान टी कांस्टेंट हो गया, वैसे यहाँ पर P अपान टी कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो डिफरेंस हेडिंग डाल दें, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज, और एक लाइन खींचकर पहले लाइन में लेफ्ट साइड को लिख दें आइसोथर्मल और दूसरे साइड लिख दें एडियाबेटिक। बहुत सारे डिफरेंस हो गए हैं, याद है क्या क्या है डिफरेंस, कोई भी एक बताओ। हाँ, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबेटिक में टेम्परेचर क्या चाहिए, डेल्टा क्यू 0 है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर जाती है और ना अंदर आती है। और कोई लिखो, आइसोथर्मल में फर्स्ट पॉइंट लिखें, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी 0, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी 0। एडियाबेटिक में लिखें हीट कांस्टेंट डेल्टा क्यू 0, हीट कांस्टेंट डेल्टा क्यू 0, ना तो हीट सिस्टम के अंदर है ना बाहर। सेकंड पॉइंट, आइसोथर्मल में लिखें सिस्टम इज थर्मली conducting to the surrounding, system is thermally conducting to the surrounding, system is thermally conducting
टू द सराउंडिंग। एडियाबेटिक में लिखें सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। एडियाबेटिक में सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। थर्ड पॉइंट में आइसोथर्मल में लिखें स्लो प्रोसेस, और उसमें लिख दें फास्ट प्रोसेस या सडन प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस लिख दो, ये इन जनरल है, कल हमने उसके पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था इसके बारे में। आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस और एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट आइसोथर्मल में लिखा है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट डेल्टा यू जीरो, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए है। इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट डेल्टा यू जीरो। एडियाबेटिक में डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। आइसोथर्मल में लिखा जाए इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबेटिक में डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, उसमें डेल्टा यू जीरो है। फिफ्थ पॉइंट आइसोथर्मल में सी इनफाइनाइट और एडियाबेटिक में सी जीरो। सी ध्यान है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जीरो होगा आइसोथर्मल के लिए, इसलिए सी इनफाइनाइट, उसका स्पेसिफिक हीट है सी। एडियाबेटिक के लिए सी जीरो। सिक्स पॉइंट आइसोथर्मल में इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक में पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा में लिख दें ब्रैकेट में सीपी बाई सीवी। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। सेवेंथ पॉइंट में आइसोथर्मल में स्लोप डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। स्लोप डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। एडियाबेटिक में आपको मालूम अभी किया था डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी, माइनस गामा पी अपॉन वी। एर्थ आइसोथर्मल में कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल है, पी के इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ वही बल्क मॉडुलस है, या बी लिख दो। बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल, और कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी गामा पी। लिखा, ये चेंज आपको मालूम है। देखिए थर्मोडायनामिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन होते हैं उनमें आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू यानी हीट गिवन सिस्टम या बाय द सिस्टम, वर्क डन, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, वर्क डन, और सीपीसीवी या स्पेसिफिक हीट। बस इन्हीं की स्टडी होती है चार की, ठीक है ना, यही पूछे जाते हैं। हमने स्ट्रिक्टली आपको बता दिया है कि डेल्टा क्यू जब आप फार्मूला लिखें तो उसमें प्रोसेस का नाम डालें। जैसे आइसोबारिक है तो सीपी लिख दें, क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। और बहुत सिंपल है थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल। अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस देखें तो उसमें आप वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो देखा होगा कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू दोनों इक्वल हैं। डेल्टा यू का फार्मूला कोई भी प्रोसेस हो एन सी वी डेल्टा टी। वर्क डन के फार्मूले आपने कर लिए हैं। अगर तीन में से दो का कैलकुलेशन आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छी तरह से थर्ड का कैलकुलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आप नोट करें, वो एनी प्रोसेस होता है, उसमें आपका कोई भी प्रोसेस होगा उसको आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए स्पेसिफिक हीट फॉर एनी प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट फॉर एनी प्रोसेस। एनी प्रोसेस जैसे पीवी पावर गामा लिखते हो वैसे पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। इसमें जो सी आएगा प्रोसेस का, क्योंकि आपको सी की ही जरूरत पड़ेगी हर जगह कैलकुलेशन में। ये सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन,
सी बी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, सॉरी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। सी बी की वैल्यू आपको मालूम, हम सी प्रोसेस है ये, इसलिए पूरा लिख दिया। जो भी प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ये जो एक्सपोनेंट होता है वॉल्यूम के ऊपर, वो एडियाबेटिक में गामा लगाते हो, अब क्या लगेगा, एक्स है। एक्स मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है ना। तो सीबी का फार्मूला शायद आपको मालूम होगा, आर डिवाइडेड बाई क्या था, गामा माइनस 1, आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। चाहे ये फार्मूला, चाहे इसको करके आप सबसे पहला काम होगा, आप सी प्रोसेस निकालेंगे। एक चीज यहां पर आप चेक कर लें, नहीं यही है, नोट कर लिया हमने, देख लिया। यहां पर एक पॉइंट चेक कर लें जरा इस चीज को, जब ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो एक्स कितना होता है, गामा डाल दो यहाँ गामा, तो ये गामा माइनस 1 है, ये 1 माइनस गामा, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया, और एडियाबेटिक का सी 0 होता है, अभी नोट किया है, ठीक है ना। नोट क्या किया है, डेल्टा क्यू के सी से निकाल लेना, डेल्टा क्यू 0 है तो सी 0 हो गया। आप भूल जाएं तो सी के फार्मूला को लिखें और उसका सी कैलकुलेट कर लें, समझ गए ना। तो इसमें जो है आप यहाँ एक एक को नीचे चेक भी, एक बात और ध्यान रखना, जो फार्मूला आपने वर्क डन का एडियाबेटिक में किया है, वहां पर नीचे गामा आता है उसमें फार्मूले में, P2 माइनस शायद समथिंग P1 अपान गामा माइनस 1, तो वहां गामा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स। तो सभी कैलकुलेशन आप किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हैं, इस फार्मूले से केवल इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, सी प्रोसेस की, ठीक है ना। तो यहां पर नीचे 2-3 पॉइंट पे लिखें, लिखिए फॉर आइसोबारिक, फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक में एक्स बताएं कितना होगा, जल्दी बोलो, आइसोबारिक में एक्स कितना होगा, फॉर आइसोबारिक बोलो, एक्स 0 होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोबारिक के लिए जरा चेक करना, Cp इज इक्वल टू Cb, यहाँ एक्स 0 डालो प्लस आर, आपको अच्छी तरह से मालूम Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर होता है, Cp माइनस Cb आर होता है ना। तो आइसोबारिक के लिए Cp निकल आया इसका, यानी उस प्रोसेस का C आ गया। आइसोथर्मल के लिए x कितना होगा बोलो, आइसोथर्मल के लिए x, अरे आपको मालूम बताएं, x कितना होगा आइसोथर्मल के लिए, 1, क्योंकि Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो x इज इक्वल टू 1 डालो यहाँ पर, x1 कितना आएगा बोलो, C इनफाइनाइट, ठीक है ना। आपको अभी अभी लिख चुके हैं कि आइसोथर्मल के लिए C इनफाइनाइट होता है, और एडियाबेटिक और लिख दें, एडियाबेटिक के लिए C गामा के इक्वल है थर्ड में, और जब गामा के इक्वल है तो एडियाबेटिक का C 0 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपने फार्मूला नोट किया है वो वेरीफाइड है, ठीक है ना, वो आप किसी भी उसके लिए लगा सकते हैं। हम सबसे पहले आपको इसी को लगाना सिखाएंगे। आप लिखिए नीचे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड स्पेसिफिक हीट फॉर प्रोसेस, फाइंड स्पेसिफिक हीट फॉर प्रोसेस P इज इक्वल टू A/T। हालांकि 11th में ये नहीं पूछते हैं, यानी प्रोसेस है, गैस लिख दो, मोनोएटॉमिक गैस, फॉर फाइंड स्पेसिफिक हीट फॉर प्रोसेस P इज इक्वल टू A/T, गैस मोनोएटॉमिक। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको कोई भी तुम्हें प्रोसेस दिया जाए तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कंपेयर करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे किया जाए, वहां से टेम्परेचर को हटा दिया जाए, ठीक है। उसके लिए हमारा PV इज इक्वल टू RT की हेल्प लें, ये A है, कांस्टेंट है, और PV इज इक्वल टू RT से सिंपली T यहां ले लें, PV बाई R, और इसमें पुटअप कर दें, PV आई R इज इक्वल टू A, तो ये बना P स्क्वायर V इज इक्वल टू कांस्टेंट, या PV पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब x बन गया 1/2, लाना x में पड़ेगा, उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा PV पावर में, तभी कंपेयर हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब प्रोसेस, अब वहां वैल्यू डाल दें, C प्रोसेस कितना होगा, तो C प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको दी गई है उसका CV के लिए यहां पर जो है वो गामा आपको मालूम है, R डिवाइडेड बाई, मोनोएटॉमिक का गामा कितना था, जल्दी बोले, 5/3, ठीक है ना, वो गामा आपको लर्न रखे वहां पर, तो 5/3 माइनस 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू डाल दी इस फार्मूले में,
ठीक है ना। गामा मोनोएटॉमिक का आपको मालूम है, ये 7/2R आ रहा है, आप चेक कर लेना बाद में, 7/2R आ गया प्रोसेस का। ये फार्मूला नोट कर लिया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल 1 n इज इक्वल टू 1 गैस मोनोएटॉमिक, कामा करके लिखते जाएं। नंबर ऑफ मोल 1 गैस मोनोएटॉमिक, T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर है, T1 T0 और T2 है 2T0। T1 इनिशियल टेम्परेचर T0 है, फाइनल टेम्परेचर 2T0। T1 लिख दो T0 और T2 लिख दो 2T0। लिखा। और प्रोसेस है P बाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोसेस है P बाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फाइंड डेल्टा क्यू, फाइंड डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें सी प्रोसेस का चाहिए होगा, तो इसलिए सबसे पहला काम है कि सी निकाला जाए कितना होगा। तो आर डिवाइडेड बाई, क्या था फार्मूला, गामा -1, मोनोएटॉमिक है ना, तो मोनोएटॉमिक का कितना था गामा, 5/3 - 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, कितना डालें जल्दी बोलो, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे सी आ जाएगा। सी जो है वो 2R के इक्वल आ रहा है। R डिवाइडेड बाई 5/3 - 1 और 1 + 1 2। अब डेल्टा क्यू लिख दो, एन सी डेल्टा टी। सी प्रोसेस का डाला जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल 1 है, ये 2R है, और ये 2T0 माइनस T0 इज इक्वल टू 2R T0। आप प्रोसेस का डालना सीख गए होंगे। एक और लिखें जरा, देखिए गैस मोनोएटॉमिक और प्रोसेस है टीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैस मोनोएटॉमिक, प्रोसेस है टीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कन्वर्ट करें इसे, टी को हटाएं यहां से। बहुत सारे आप कॉम्पिटिटिव में लगाएंगे तो इनका बहुत काम आएगा क्वेश्चंस का। अब वैसे तो थर्मोडायनामिक्स 11th की है कॉम्पिटिटिव में सिलेबस में, लेकिन एनी प्रोसेस पूछते हैं। ये नोट कर लिया है सब। हाँ, उसमें टेम्परेचर को हटाएं, पीबी इज इक्वल टू आरटी से लाना पड़ेगा उसी में आपको, प्रेशर और उसमें। तो इसमें आपको वो निकालना है स्पेसिफिक हीट सी, ठीक है ना। तो पीबी इज इक्वल टू आरटी से टी को हटाएं, पी वी अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया पी वी पावर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब डाल दो सी प्रोसेस में। गैस मोनोएटॉमिक है, गैस जरूर दी होगी वहां पर, नहीं तो फिर लगेगा नहीं क्वेश्चन। गैस मोनोएटॉमिक, तो सी आपका जो है आर के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। C इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 5/3 - 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 - 3। C जो है वो R के इक्वल। तो किसी भी प्रोसेस का जो है आप इससे जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखें जरा, इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू लिखिए 2 + 3 PV। हम नोट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 2 + 3 PV। क्वेश्चन में गिवन है, गामा पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। कैसे निकाला जाए गामा की वैल्यू।
U इज इक्वल टू 2 + 3Pb। बोलो क्या करें? देखो आइडियल गैस इक्वेशन का हमेशा ध्यान रखें, आप कहीं पर भी फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, कोई बना नहीं उसमें। तो डेल्टा यू चाहिए होगा, फार्मूला क्या होता है डेल्टा यू का? एनसीवी डेल्टा टी। तो डी यू बाई डी टी चाहिए है, पीवी को हटाओ यहाँ से, एनआरटी करा जाए। U इज इक्वल टू 2 + 3 NRT, इसे तो लिख ही सकते हो, और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो डी यू बाई डी टी, ये 0 हो जाएगा, ये 3 NR के इक्वल आ गया, और डी यू इज इक्वल टू 3 NR dt हो गया। अब तुम बता दो CV कितना है, इससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? CV, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है हमेशा? NCV डेल्टा टी के इक्वल। तो कितना आया CV? 3R। ठीक है, वो तो n तो वो है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो CV इज इक्वल टू, तो CV का फार्मूला क्या होता है बोलो? CV का फार्मूला R डिवाइडेड बाई, अभी फार्मूले लर्न नहीं है, जब लर्न कर लोगे तब आ जाएंगे। R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, कोई बहुत टिपिकल फार्मूले नहीं है। तो गामा जो है आपका 4/3 आ रहा है, गामा आ रहा है 4/3। तो कौन सी गैस है? पॉली एटॉमिक गैस। तो वहां पर नोट कर दें, लिख दें पॉली एटॉमिक गैस। हाँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें नोट करें, लिखिए जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट करें और फिर कराते हैं। देखिए, 2 मोल ऑफ एन आइडियल हीलियम गैस, 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस आर इन ए रबर बैलून एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस आर इन ए रबर बैलून एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The balloon is fully expandable. The balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy. यानी एक्सपेंड होने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। The balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy in its expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 degree centigrade. Find the amount of heat required in rising the temperature. तो पहले तो आप इसमें ये बात चेक करें कि ये प्रोसेस कौन सा है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बैलून फुली एक्सपेंडेबल है, आप इसमें हीट जब देंगे तो अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसलिए आप आइसोबारिक प्रोसेस में आपको हमने बता रखा है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T यूज करेंगे। CP की वैल्यू उसमें आपको गिवन है, गैस कौन सी दी हुई है? हीलियम गैस दी हुई है। तो CP जो है उसके लिए F/2 1 + R यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, ठीक है ना। तो 3 + 2 यानी कि 5/2 आप यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल 2 दिए हुए हैं, 2 मोल, तो CP 5/2 R और डेल्टा T 5 डिग्री है, 30 से 35। इसमें R की वैल्यू पुटअप कर दें, ठीक है। 2 × 5 × 8.31 इसमें वैल्यू डाल दें, R की वैल्यू। ये जूल में होती है वैल्यू, इसलिए आपका जो डेल्टा Q है वो जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पर 207.75 जूल लिख दें, 207.75 जूल। नोट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये बताया था, उसमें वर्क डन में एक ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें यहाँ पर आपको जो है वो डाटा गिवन है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर एक्स एक्सिस पर है, वॉल्यूम यहाँ पर है, ये CC में है वॉल्यूम, ठीक। इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो 100 और 300 दिए हुए हैं, लोएस्ट पॉइंट 100 CC
और ये 300 सीसी, ठीक है। और जो प्रेशर गिवन है आपका वो भी 100 और 300 है, लेकिन किलो पास्कल में, 100 300 किलो पास्कल, और ये सीसी में है। हमने आपको बताया था कि इसमें वर्क डन में आप पाई R1 R2 का यूज करेंगे, यानी दोनों तरफ जब रेडियस अलग अलग हो तब आप जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, जैसे सर्किल का एरिया, तो वैसे ये इलिप्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर वहाँ पाई ए बी होता है एरिया, तो पाई R1 R2 फार्मूले का यूज कर लिया करें, ठीक। साइकिल आप कोई भी ले लें, हम यहाँ पर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना वॉल्यूम इस तरफ को है। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ पर ध्यान देना कि इतने पोर्शन के लिए यहाँ पर ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और इस पोर्शन के लिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होगा और ये वाला एरिया कम होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तो नेगेटिव होगा आंसर, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसमें तो पॉजिटिव होगा। हालांकि क्वेश्चन में इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, केवल वर्क डन पूछा गया, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना कि किस तरफ लिया गया है। ओके, तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन पूछा गया है, पाई R1 R2 का यूज करें। रेडियस यहाँ चेक करें, 300 माइनस 100 ये 200, 200 का हाफ कर दें 100, लेकिन ये सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मीटर में आप चेंज कर दें, 10⁻⁻2 होल पावर 3। यहाँ रेडियस चेक करें, ये भी 300 माइनस 100 200 और उसका हाफ कर दें, रेडियस आ जाएगा, किलो पास्कल है, 100 इंटू 10⁻3। तो -6 में से ये 3 पावर आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो 0 0 ये कैंसिल हो गए, ये सीधे 10 पाई आ रहा है, 31.45 जूल वर्क डन, ठीक है। और प्लस माइनस का ध्यान रखना, आप पॉजिटिव में ले रहे हैं, हम इसको यहाँ क्लॉक से एंटी क्लॉक बना दे रहे हैं, ध्यान रखना जरा, ठीक। अगर एंटी क्लॉक होगा तो एस बी सी पोर्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एरिया लिया जाएगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए, ए सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर contains helium gas at NTP. Find the amount of heat required to rise the temperature 15 degree centigrade. R is equal to 8.31 जूल पर मोल पर के। तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू इजू के लिए NCV डेल्टा टी का यूज करें, डेल्टा क्यू इजू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ओके, नंबर ऑफ मोल 2 दिए हुए हैं, ये 44.8 लीटर है, आपको मालूम है कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल आपके 2 हो गए। और गैस हीलियम है, Cv की वैल्यू 3/2R, नंबर ऑफ मोल 2 3/2R, और 5 डिग्री इंक्रीमेंट किया है टेम्परेचर का, 15 डिग्री है, सॉरी 15 डिग्री इंक्रीमेंट किया। R की इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, R दिया हुआ है, तो ये लगभग आपका 373 के लगभग आ रहा है, 373.5 जूल। चेक कर लेना, R 8.31। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 into 10⁻⁻2 kg 2 into 10⁻⁻2 kg of nitrogen at room temperature to rise the temperature by 45 degree centigrade, 45 at constant pressure। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 28 होता है,
28 ग्राम। तो आप इसको ये मास दिया हुआ है 2 × 10⁻²। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालें। यहाँ हम लगाते हैं नंबर ऑफ मोल। मास है 2 × 10⁻²। मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम को केजी में चेंज करें, ये तो नंबर ऑफ मोल दे देगा आपको। 2 × 10⁻² केजी वेट गिवन है, 28 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसको डिवाइड कर लें। नाइट्रोजन गैस है, डाई एटॉमिक है, इनटू Cp इसका जो है यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, और Cp 7/2R, वो फार्मूले आप लर्न रखें। तो डेल्टा Q हीट जो होगी N Cp डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल यहाँ से कैलकुलेट कर लें आप। ये 3 का 20 हो जाएगा, 20/28, तो 5/7, और ये 7/2R है। डेल्टा T चेक करें, 5/7 है और वो 7/2R है। और डेल्टा T आपको दिया गया है यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। 8.3 वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देना, 45 R की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें 8.31। तो ये आपका नियरली आ रहा है आपका 933.4 जूल, 933.4 जूल। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको इसमें आज कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, और साथ साथ आपको जो है वो थर्मोडायनामिक्स का एनी प्रोसेस का फार्मूला भी बता दिया है। आप इसको प्रिपेयर करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो आगे डालते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।